नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग को पता है इस समय पांडे क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एकदम मस्त तरीके से एनसीईआरटी एक्सप्रेस दौड़ लगा रही है। आप लोग सवारी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? मस्त तरीके से एनसीईआरटी एक्सप्रेस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, पांडे क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे चल चुकी है। सवारी का आनंद जरूर लीजिए, मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी एक्सप्रेस में हम लोग ये आपके एनसीईआरटी के किताब को, ये जिसको माना जाता है कि हमारा गीता कुरान है, एनसीईआरटी के किताब को इस एनसीईआरटी के सफर में ना, एनसीईआरटी एक्सप्रेस में बैठ के ना, हम और आप एकदम ऐसे ना इनको एकदम भुजिया बना के खाया जाएगा, समझ जाए, एकदम चाट जाएगा। तनिक भी बोरियत नहीं होगा, तनिक भी कोई सिस्टम नहीं होगा। 2 मिनट लगता है आपको, थोड़ा सा मिलवा देते हैं एनसीईआरटी एक्सप्रेस से। देखिए, ये है एनसीईआरटी की किताब। ऐसे करके 6 से 12 तक का जितना रहेगा किताब, जितने सब्जेक्ट रहेंगे, सबके ऊपर हर एक चीज की सवारी एनसीईआरटी एक्सप्रेस में होगी। इसीलिए इसका नाम एनसीईआरटी एक्सप्रेस रखा गया है, ठीक है ना? एकदम मस्त तरीके से चलेगी। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th का है और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं सफर करके? पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो आपकी किताब है, देख लीजिए ध्यान से। इसमें आज जो हमारी जो सफर की शुरुआत होगी वो इस किताब से होगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा दो मिनट लेंगे, आपको चीजें बता देते हैं एनसीईआरटी एक्सप्रेस के बारे में। एनसीईआरटी एक्सप्रेस में सबसे पहले तो हम लोग पेज वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 5वां चैप्टर लेजिस्लेचर के ऊपर बात करेंगे। अब ये एनसीईआरटी एक्सप्रेस है, किताब कौन सी है? पॉलिटिकल साइंस। सबसे प्रथम चीज सुनिए ध्यान से, 6 से लेकर के 12 तक अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग एनसीईआरटी एक्सप्रेस चलेगा। प्लेलिस्ट जो होंगी वो अलग अलग होंगी। तो आपको आसान करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप अभी क्लास 11th की ये वाली बुक, एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, तो इस किताब की, ये पूरी की पूरी किताब की एक अलग प्लेलिस्ट बनी होगी जिसका नाम होगा क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सप्रेस पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसका पूरा एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें हम लोग पेज वाइज एनसीईआरटी के किताब को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? पेज वाइज, यानी कि आपको ये पूरी किताब खत्म करनी है, उस पूरे प्लेलिस्ट को खत्म कर दीजिए। पकड़ लें बात को ना, आपको ये पूरी किताब खत्म करनी है, उस प्लेलिस्ट को पूरा खत्म कर दीजिए। ये किताब जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आज हम लोग 5वां चैप्टर उठाएंगे। बुक आपके सामने थी, एनसीईआरटी एक्सप्रेस चल रही है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, आज इसमें प्रथम चीज था कि प्लेलिस्ट बनेगा। दूसरी चीज, बात को ध्यान से समझिए, इसमें जो पढ़ाई होगी ना वो पेज वाइज होगी। कैसे होगी? पेज वाइज होगी। जैसे आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है, अरे सॉरी, चैप्टर नंबर 5 है, लेजिस्लेचर। इसका पहला पार्ट आज देख रहे हैं जिसमें हम लोग पेज नंबर 100, 101, 102, 103, 104 को जो है कवर कर रहे हैं, जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आज ये 4 पेज हम लोग एकदम मस्त तरीके से फुल कंटेंट कवर कर देंगे, एक एक चीज कवर कर देंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारा किताब है, पेज नंबर कौन सा है हमारा? 100, ठीक है ना? एक मिनट, हमारा 100वां जो है पेज नंबर है ये। तो आज के इस वीडियो में 100, 101 वाला, 102 वाला, 103 और 104, इतना चीज जो होगा आज एकदम खत्म कर देंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यानी कि ये एनसीईआरटी की किताब 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, मतलब पेज वाइज, पन्ना वाइज जितना आपको मटेरियल रहेगा, सबसे पहले तो उसको बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ लेंगे, कंसेप्ट को मस्त तरीके से क्लियर कर लेंगे पूरे वीडियो में। फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप वीडियो पढ़ लिए, यानी कि उसका एक एक पन्ना, और हम फिर से बोलते हैं ये वीडियो देखने के बाद टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? वीडियो देख लेंगे, एकदम डीप में हर एक चीज की बारीक जानकारी जो होगी, ठीक है ना? मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा वीडियो में, ठीक है? इसके बाद आप दूसरा काम करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपको इसी पन्ने का, यानी 100, 101 से लेकर के 104 तक का, ये 4 पन्ने का पूरा समराइज नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट, यहीं कहीं है हमारा नोट्स, 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये क्या है? हैंड रिटन, एकदम हमारे हाथ से बनाया हुआ जो है नोट्स है, ठीक है? यहां पर आपका स्टार्टिंग होता है, देखिए, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर हम आज बात करें तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा,
ठीक है, तो यहां पर एकदम डिटेल में क्या चर्चा हुई है, उसके बाद पूरा एक टॉपिक पे हो गया बात, और फिर इस पूरे टॉपिक से पूछे जाने वाले कितने क्वेश्चन हो सकते हैं ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी एक्सप्रेस में पूरा पैकेज कैसे हो गया, पूरा कंटेंट समझ गए, एक एक लाइन एक एक बारीकी से समझ गए। दूसरा चीज, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल गया, नोट्स डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे, और उसी में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये पूरी जानकारी थी एनसीईआरटी एक्सप्रेस की। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 लेजिस्लेचर को। अगर आपके पास किताब नहीं है तो फिर देख लीजिए, ये हमारा है भाई आपका बुक चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर। आज पेज नंबर 100, 101, 102, 103 और 104 यहां तक, ठीक है। इतने पे ये पूरा वीडियो जो है इसके बारे में बात होगा। दो मेन कंटेंट यहां पर खत्म हो जाएंगे, एक है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट और दूसरा व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट, ठीक है। ये दो चीजें यहां तक खत्म हो जाएगा, आपको फिर इसको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मालिक कॉपी पेन निकाल करके बैठिए, जो चीज दिख जाए उसको आपको नोट करना है, एकदम मस्त तरीके से नोट करना है। नोट्स हमारे क्या है, ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी एक्सप्रेस को। तो आज का हमारा मुद्दा है चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर। सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, यहां पर पॉलिटिकल साइंस का 5वां चैप्टर है क्लास 11th का। इसमें हम लोग 3 चीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, माहौल समझेंगे एकदम बिंदास तरीके से। दूसरा चीज, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ये जो टॉपिक है इसको खत्म कर देंगे। तीसरा चीज, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज वाला बात जो है खत्म कर देंगे। और 4 पन्ने का फुल कंटेंट ऐसे एकदम गार के निचोड़ करके आपको जूस थमा देंगे, लो पी जाओ, चाट जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है लेजिस्लेचर। अच्छा, अब इस पे जाने से पहले ये रहा सिस्टम, अब मेरी बातों को ध्यान से समझना स्टार्ट करिए। चैप्टर है हमारा लेजिस्लेचर। सुना सुना लग रहा है ना, लेजिस्लेचर क्या होता है। अब चैप्टर पे जाने से पहले एक बात को ध्यान से समझिए, हम रह रहे हैं कहां पर भैया, इंडिया में, ठीक है। कहां पर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। अब सीन एकदम जीरो से, यार एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हम कुछ नहीं जानते, लेजिस्लेचर वगैरह हमको पता होता नहीं है। इंडिया है, एक देश है, ठीक है। एक देश को अगर चलाना है, एक देश को प्रॉपर तरीके से चलाना है, भाई सिस्टम लगेगा, जरूरत लगेगा, गवर्नमेंट का जरूरत पड़ेगा इस देश को प्रॉपरली चलाने में। नहीं तो भैया देखो, इतना बड़ा इंडिया, अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पहनावा, अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है, बहुत बवाल हो जाएगा। डाइवर्सिटी है, बहुत बवाल हो जाएगा। तो एक गवर्नमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, जो कि प्रॉपर सिस्टम को अच्छे से चलाए। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसको चलाने के लिए एक गवर्नमेंट बनती है जो कि सारे सिस्टम को देखती है बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब जब हम गवर्नमेंट का बात करते हैं तो आप तो समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट, अच्छा सरकार, अच्छा मोदी जी। तो खाली मोदी जी आपके पूरे भारत को नहीं चला रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट खाली वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो खाली एक तो जो आपका क्या कहते हैं, जो एक पार्टी है, उस पार्टी के दम पर पूरा सिस्टम नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट का जब हम बात करते हैं तो ध्यान से समझिए, एक देश को चलाने के लिए सरकार का जरूरत पड़ता है। क्या चीज का जरूरत पड़ता है, सरकार का। ये चीजें आप समझते हैं। अब सरकार केवल अकेले ही में मोदी जी नहीं है, सरकार में के अंग हैं कई सारे। वो सारे अंग जब सिस्टम से काम करते हैं तब बिंदास तरीके से सरकार चलती है। जैसे कि आपका घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए मम्मी अपना पूरा काम करती हैं, पापा अपना पूरा काम निभाते हैं, दादाजी घर का पूरा काम निभाते हैं, सबका अलग अलग काम है। आप अपना काम निभाते हैं कि आप पढ़ रहे हैं मन से कि हमको कुछ बनना है, तो सब लोग एक प्रॉपर तरीके से अपना काम निभाते हैं, तो घर खुशहाल रहता है। और जहां कोनो नौटंकी करने लगते हैं, जैसे आप करने लगे नौटंकी कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम खेल लेंगे, दे लात 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 लतिया जाते हैं आप लोग, तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सेम सिस्टम देश में है, सब कुशल मंगल होके बढ़िया चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कौनो नौटंकी करेंगे, गलत काम करेंगे, जिससे समाज को डिस्टरबेंस होगा, धय कुटा जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। अब तो इसीलिए सरकार को चलाने के लिए खाली एक बॉडी नहीं है। सरकार, ध्यान से देखें तो यहां पर 4 चीजें आपको देखने को मिलती है। कितनी चीजें, 4 चीजें, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज आता है एक सरकार को चलाने के लिए, लेजिस्लेचर, ठीक है। पहला चीज क्या आता है, लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं विधायिका।
दूसरी चीज जो आ जाती है हमारी, वो आ जाती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, सरकार के हम हिस्से हैं, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, है ना, हम बताए भी हैं इसके पहले। तीसरी चीज आ जाती है हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका, और चौथी चीज आ जाती है हमारी पत्रकारिता यानी मीडिया। तो भैया अगर एक देश में, डेमोक्रेसी वाले देश में, सरकार को विधिवत तरीके से चलाना है, गवर्नमेंट को विधिवत तरीके से चलाना है, गवर्नमेंट जो पूरा बात हम करते हैं कि सरकार, सरकार का मतलब खाली एक लोग नहीं भैया, सरकार का मतलब लेजिस्लेचर भी होगा, एग्जीक्यूटिव भी होगा, जुडिशरी भी होगा, और मीडिया का भी रोल वहां पर बहुत अहम रहता है। ये चार पिलर हैं सरकार को चलाने के, चार महत्वपूर्ण जो है अंग हैं सरकार को चलाने के। कौनो अंग भंग होगा मैटर गड़बड़ा जाएगा गुरु, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान से समझिए, जितने नेता परेता आप देखते हैं, ठीक है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं जो संसद में बैठ करके काम करते हैं, सिंबल से जो कानून बनाते हैं, क्या होते हैं, जो कानून बनाते हैं, मान लो काम क्या है एकदम अच्छे से समझा देते हैं आपको। एक कानून बनाया गया कि अगर किसी को जान से मार दोगे तो तुमको 302 के तहत फांसी की सजा सुना दी जाएगी। एक बेसिक सा कानून था। ये कानून कौन बना दिया? आपकी विधायिका बना दी। कुछ लोग हुए, आए अपने संसद भवन में बैठे, डिस्कशन हुआ, कोई बोला कि नहीं भाई बढ़िया है, कोई बोला बेकार है, कुल मिलाकर के ये बिल ला करके पास कर दिया गया। यानी कानून बना दिया गया आज से कि कोई नौटंकी करेगा, कोई कांड करेगा, कोई मर्डर करेगा तो 302 के तहत फांसी। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो भाई। तो विधायिका मतलब मोदी जी मिल करके कानून बना दिए कि देखो भैया ये सिस्टम है, आज से ये होगा, कानून तो बन गया। अब दूसरी चीज, मोदी जी नहीं जाएंगे जो मर्डर करेगा उसको पकड़ने की, धर 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 उसको धर, नहीं, मोदी जी नहीं पकड़ने जाएंगे। कौन पकड़ने जाएगा? एग्जीक्यूटिव पकड़ने जाएगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका में आपके आईएएस, आईपीएस जितने भी ऑफिसर होते हैं, ध्यान से देखिए, ये सब जितने भी ऑफिसर वगैरह होते हैं सब किस में आ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव में। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो नियम बने हैं उसके लागू करवाओ, नियम बने हैं उसको लागू करवाओ। अब भैया नियम में कोई गड़बड़ कर देगा, कुछ कांड कर देगा, अब कौन मर्डर कर दिए तो एग्जीक्यूटिव उसको सजा नहीं देगी, एग्जीक्यूटिव बस धर करके लाएगी कि ये इधर आओ, और सौंप देगी किसको? जुडिशरी को। किसको सौंप दी? जुडिशरी को सौंप दी। और जुडिशरी का काम है भैया उनको सजा सुनाएंगे। तो सिस्टम समझे, एक जगह कानून बना, दूसरा का फॉलो करवा रहा है, क्या तुम फॉलो करो, तुम फॉलो करो, तुम फॉलो करो। सिस्टम कुछ नहीं था, आपके क्लास का पूरा क्लास चलाना था। टीचर एक नियम बना करके गए कि हम क्लास से बाहर जा रहे हैं, कुल मिला शांत बैठना, टीचर यहां से करके चल दिए। अगला चीज, एग्जीक्यूटिव है वो आपके क्लास का मॉनिटर है, काबिल बनेगा कि तुम चुप लगेगा नाम लिखने कि फलाने बतिया रहे थे, फलाने बतिया रहे थे। तो क्या मॉनिटर तुमको मारेगा कि कहाँ बतियाए हो, पाड़ से मार दे? मॉनिटर नहीं मारेगा, फिर वो नाम दे देगा तीसरे को, समझ जाओ जुडिशरी को दे दिया। अब जुडिशरी आप पे सजा सुनाएगी कि इनके पीछे मारना है कि इनके आगे मारना है, क्या करना है आपको, वो जुडिशरी का मुद्दा हो जाएगा। तो ये सिस्टम समझे, और इस पूरे सिस्टम को यहां से लेकर के यहां तक जो काम हो रहा है इसको कवर करेगी मीडिया, जो कि सबको बताएगी, ताकि ये जो पारदर्शिता कहते हैं इसको, जो हमारा ये ट्रांसपेरेंसी है वो बना रहे। ठीक है, इसलिए मीडिया ये सारी चीजों को कवर करती है। यही मात खा जाता है गुरु, अगर एक पिलर काम गड़बड़ कर देती है तो सब सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लेजिस्लेचर कोनो गलत कानून पास कर देगी, सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। मीडिया कोनो गलत खबर बना देगी तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो चारों को अपने से बढ़िया से काम करना होता है, ये मेन कहानी है। अब ध्यान से समझिए, किसी देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार में 4 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया। लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका। विधायिका वाले लोग नियम बनाते हैं। अब नियम बनाने वाले में ही जितने आप लोग एमपी, एमएलए, एमएलसी सुनते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कुल विधायिका वाले हैं जो कि नियम बनाएंगे। अब भैया यहां से नियम बन करके आ गया, तो कार्यपालिका का जो काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है काम को एग्जीक्यूट करवाना, नियम को एग्जीक्यूट करवाना, लागू करवाना, यानी कि ये लोग नियम को फॉलो करवाएंगे। तो इसमें जितने आप लोग ऑफिसर देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं, नौकरशाह देखते हैं, वो इसमें आ गए। आगे बढ़ते हैं, जुडिशरी हमारी न्यायपालिका, इनका काम है कि भैया इसको सुरक्षा करा जाए। ठीक है, आपके हक को, हक के अधिकार को, कि भैया ही मार देना हमके देखला हो, तो ये सारी चीजें कौन देखेगा? जुडिशरी देखेंगे। और तीसरी मीडिया ये सारी चीजों को कवर करेगी। तो ये चारों काम जब एक संगे चलेंगे तब बिंदास तरीके से हमारी सरकार जो है चलती है। ठीक है, ये बेसिक सा मुद्दा है।
तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा किसके ऊपर था? लेजिस्लेचर के ऊपर था। अब कहानी समझ गए ना? देश को चलाना है तो सरकार चाहिए। सरकार कैसे चलेगी? चार लोग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। लेजिस्लेचर का काम होता है न्याय को बनाना, एग्जीक्यूटिव लागू, जुडिशरी सजा वगैरह फैसला करना, और मीडिया को सब चीज को, पत्रकारिता को कवर करना। ये एक सिस्टम था। इसी में से जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5वां, इसमें आप लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि जो पहला विधायिका है इसके बारे में ये पूरे चैप्टर में डिस्कशन होगा। तो हिंदी में इसको कहते हैं विधायिका। इसका काम क्या है? ये नियम बनाता है। दे मेक और कॉन्स्टिट्यूट लॉस। इनका काम क्या है? नियम बनाते हैं। जैसे कि कृषि कानून बनाया, ठीक है, मतलब अलग अलग इन लोगों का काम है नियम बनाना। कोई दिक्कत है क्या? इसी के ऊपर, इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे। अब कहानी को बहुत बिंदास तरीके से समझिएगा, ठीक है? अब कहानी को बिंदास तरीके से समझिएगा, यहीं से आपका चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर क्या है? विधायिका। इनका काम क्या है? ये नियम बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, नियम दो लेवल पे बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर एक नियम बनाने वाली संस्था है। यह संस्था दो लेवल पे काम करती है, एक पूरा का पूरा सेंट्रल लेवल पे और एक पूरा का पूरा स्टेट लेवल पे। पकड़ पा रहे हैं? लेजिस्लेचर, फिर से हम बोल रहे हैं, सरकार को चलाने के लिए लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर नियम कानून बनाएगी। नियम कानून किसी भी देश में दो तरीके से बनता है। एक बनता है सेंट्रल लेवल पर, और मतलब केंद्रीय लेवल पर, और दूसरा बनता है राज्य के लेवल पर। यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या नियम बनना है, स्टेट फॉलो करेगा, और पूरे ऑल ओवर इंडिया क्या नियम करना है, वो सेंट्रल फॉलो करेगा। तो नियम कानून दो लेवल पे बनाए जाते हैं। एक बनाए जाते हैं सेंट्रल लेवल पर और दूसरा बनाया जाता है स्टेट लेवल पर। यानी कि है पूरे भारत में जो चीज फॉलो करवाना है वो कहां पर पास होगा? सेंट्रल लेवल पर नियम बनेगा तब्बे। और उत्तर प्रदेश में कुछ काम करना होगा तो उत्तर प्रदेश के जो है स्टेट लेवल पे। अब बात को ध्यान से समझिए। तो विधायिका दो लेवल पर काम करती है। एक करती है सेंट्रल लेवल पर, दूसरी करती है स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट यहां पर काम करती है। क्या करती है? ध्यान से सुनिए। सेंट्रल लेवल पर ये जो हमारी पार्लियामेंट आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट काम करती है। सेंट्रल लेवल की जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में आकर के बनाए जाते हैं। अब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट कुछ नहीं है यार, एक बिल्डिंग का नाम दे दिया गया है पार्लियामेंट। जैसे लाल किला है एक बिल्डिंग का नाम है ना, वैसे ही पार्लियामेंट एक बिल्डिंग का नाम है। ठीक है, समझ गए ना? बस एक बिल्डिंग का नाम है पार्लियामेंट, जहां पर बैठ करके नियम कानून बनाया जाता है सेंट्रल लेवल के लिए, वो है पार्लियामेंट। ठीक उसी तरह स्टेट लेवल के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो कहां बनाए जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में। पकड़ लिए बात को। लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, कानून बनाने वाली संस्था दो लेवल पे कानून बनाएगी, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल का कानून कहां बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। सर पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक को बिल्डिंग का नाम है। देखो एक बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग का नाम है पार्लियामेंट। इसी बिल्डिंग के अंदर बैठ करके ना नियम बनाया जाता है। बस आगे बढ़े। स्टेट लेजिस्लेचर राज्यों का नियम बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। पार्लियामेंट को हिंदी में हम लोग संसद जानते हैं, संसद भवन जानते हैं, ठीक है ना, जहां पर बैठ करके नियम बनाया जाता है। जो संसद में बैठ करके नियम बनाता है उसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान से समझिए, जो बिल्डिंग जहां सेंट्रल लेवल का बनाई जा रही है वो है पार्लियामेंट। इसमें बैठने वाला व्यक्ति होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में हम लोग सांसद कहते हैं। तो सेंट्रल लेवल का नियम कानून संसद भवन में बनता है। कौन बनाता है? सांसद बनाता है। इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल लेवल का लॉ जो है पार्लियामेंट में बनता है। कौन बनाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। क्लियर है? अगली चीज आते हैं स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल का कानून स्टेट लेजिस्लेचर में बनता है, जिसको हिंदी में विधान मंडल कहते हैं, ठीक है ना। विधान मंडल में राज्य का कानून बनता है। कौन बनाता है? यहां पर एमएलए और एमएलसी बनाते हैं, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेचर के लोगों को एमएलए और एमएलसी कहते हैं, और हिंदी में यही चचा विधायक है हमारे, तो यही विधायक लोग और एमएलसी लोग जो हैं वो बैठ करके राज्य का कानून बनाते हैं। तो सिस्टम समझ गए ना? किसी को भी समझा देंगे कि नहीं समझा देंगे? फटाक से मेरे साथ रिपीट करिए।
देश को चलाना है सरकार, बोलते रहना, मेरे साथ बोलना, अभी बोलना, ठीक है ना। देश को चलाना है सरकार, कितनी बॉडी सरकार चलाने के लिए कोई कानून बनाएगा, लेजिस्लेचर। कानून को फॉलो करवाएगा एग्जीक्यूटिव, जो देख रेख करेगा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, जुडिशरी फैसला सुनाएगा, और मीडिया जो सर चीज को कवर करेगा। आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो जल्दी, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधायिका, ठीक है। विधायिका का काम होता है नियम बनाना। नियम देश में दो लेवल पे बनता है, एक सरकार सेंट्रल लेवल पे बनाएगी, एक सरकार राज्य के लेवल पे बनाएगी। तो सेंट्रल लेवल पर नियम कानून पार्लियामेंट में बनाया जाता है, जिसको कि हिंदी में संसद कहते हैं। उसमें बैठने वाले व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद। कोई दिक्कत है? सेम स्टेट लेजिस्लेचर में जो सिस्टम बनता है उसको कहते हैं विधानमंडल। यहां पर जो बैठने वाला व्यक्ति है उस बिल्डिंग में जाकर के जो बैठेगा वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर आपका एमएलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। हिंदी में उसी को आप विधायक और एमएलसी जानते हैं, और अंग्रेजी में सांसद जानते हैं। तो आज फर्क आप समझे ना कि विधायक और सांसद में क्या अंतर है। विधायक जी आपके राज्य का कानून बनाने में सहयोग करेंगे, लेकिन जो सांसद हैं वो संसद भवन में बैठ करके सहयोग करेंगे। ये पूरा सिस्टम ध्यान से समझिए। अब ये था पूरा माहौल आपके लेजिस्लेचर का, कि लेजिस्लेचर आखिर में है क्या। समझ गए ना लेजिस्लेचर क्या है, नियम बनाने वाली बॉडी सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो ये था बेसिक सा माहौल कि लेजिस्लेचर होता क्या है। तो लेजिस्लेचर कुछ नहीं होता है गुरु, न्याय बनाने वाली बॉडी होती है, ठीक है। अब हम अपने एनसीईआरटी की किताब पे आते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये था मतलब देखो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले ना माहौल समझ लो कि बात क्या हो रहा था। तो बात लेजिस्लेचर का हो रहा था और सरकार कैसे चलता है उसका हो रहा था। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, तो एनसीईआरटी पे आ जाए, चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं, लेजिस्लेचर पे। देखो ध्यान से, हमारा जो चैप्टर है स्टार्टिंग में क्या कहता है कि लेजिस्लेचर जो है ना, ये जो विधायिका में लोग हैं ना, उन लोगों को जो लेजिस्लेचर में जो नियम बनाने वाले हैं, इनको कौन इलेक्ट करता है, जनता। तो ये कौन इलेक्ट करता है, जनता उनको भेजती है। तो वो जनता के जो है, जनता के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि आप क्या किए, अब बताओ। हम जैसे कहते हैं, बात को सुनो ध्यान से, हम जैसे कहते हैं सबके पास अधिकार है, सबके पास पावर है, सब सक्षम है। तो इसका क्या मतलब, आप बयाने उठ के नियम बना देंगे कि आज से हमारे घर के बाहर से जो निकलेगा उसका टांग छाट दिया जाएगा। नियम पास करते हैं हमारे संसद भवन से। भाई आपके पास पावर है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप खुद का नियम कानून बना लेंगे। तो कौन आपका मुद्दा कौन रखेगा। इसी के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आपके पास पावर तो है नहीं, लेकिन आपके पास एक पावर मिला है डेमोक्रेसी में। वो क्या है कि आप भले ना नियम बनाओ, सुनो ध्यान से, आप भले ना नियम बनाओ, कानून बनाओ देश को चलाने का, लेकिन वो कानून बनाएगा कौन, देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाने वाला है उसको आप डिसाइड कर सकते हो। ये डेमोक्रेसी हमको पावर देती है। तो यानी कि आपके पास वोट का अधिकार है, मत का अधिकार है। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि आप अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हो कि भैया तू ही हुआ विधायक, ठीक है, तुम्ही को वोट देंगे, तुम्ही जाकर के जो है हमारे देश के लिए बढ़िया बढ़िया नियम कानून बनाना। तो अब जैसे बनारस से सब लोग मोदी जी को दिए कि नहीं भाई आप ही हमारे जो है सांसद रहेंगे, जाइए बिंदास मस्त नियम कानून बनाइए। तो उनको लोग उनका रिप्रेजेंटेटिव मान करके उनको सपोर्ट किए। तो अब वो लोग आ गए मेजोरिटी में और अपना कानून वानून बनाएंगे। तो आपके पास पावर क्या है, खुद नियम कानून बनाने का भले नहीं है, लेकिन कौन बनाएगा उसको चुनने का अधिकार आपके पास है। तो इस सिस्टम को समझिएगा। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपने पूरे के पूरे लेजिस्लेचर के बारे में। सबसे पहले कि लेजिस्लेचर क्या होता है हम आपको बता दिए। दूसरा चीज कि लेजिस्लेचर लोगों के द्वारा चलता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा चीज पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर का सिस्टम क्या होता है। लेजिस्लेचर में देखो भाई पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, तो जाहिर सी बात है हम लोग पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। यही सब के ऊपर चैप्टर में हमारे बात होता है। आगे बढ़े तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर्वप्रथम हमारी जो चर्चा होगी वो इस चीज पे होगी कि लेजिस्लेचर का, यानी कि जो कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका, इसका जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है। सबसे पहला टॉपिक ये होगा आपका। दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे वो किस चीज का होगा कि जो संसद है हमारी, जो पार्लियामेंट है, इसका पावर क्या होता है, इसका कामकाज क्या होता है, पार्लियामेंट करती क्या है। ये सारी चीजें जो है ये दूसरा मुद्दा होगा इस चैप्टर के ऊपर। तीसरे मुद्दे पे आ जाएं तो संसद जो नियम बनाती है,
लेजिस्लेचर जो नियम बनाती है वो नियम बनाने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगली चीज की पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करता है और लास्ट में वो अपने मतलब नियंत्रण कैसे करता है, इस सब चीज के ऊपर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान समझ जाओ कि अगर इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिए ना तो लेजिस्लेचर आपकी मुट्ठी में, ठीक है, कि पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, नियम कानून कैसे बनता है, इसका महत्व क्या है, इसी के ऊपर हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये वो होने वाला है। तो अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है आपकी किताब में वो सबसे पहले एक क्वेश्चन के से स्टार्ट होता है कि हमें पार्लियामेंट का जरूरत क्या है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। एक बार थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से फिर से रूबरू करवा दें तो देखिए भाई, आपका किताब में कहानी यहां से स्टार्ट हो रही थी। सबसे पहला पन्ना का निचोड़ हम आपको दे दिए। सबसे पहला टॉपिक का नाम था, देखो भाई, चैप्टर 5 लेजिस्लेचर। हम तुमको बता दिए लेजिस्लेचर क्या होता है, कानून बनाने वाला बॉडी। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एक भाव आपको दे दिए। अगली चीज इंट्रोडक्शन दे दिए। यहां पर बात लिखी गई है सिंपल सा कि लेजिस्लेचर को लोगों को इलेक्ट करते हैं, लोगों के लिए काम करता है। इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 5 टॉपिक पढ़ेंगे। वो 5 टॉपिक क्या है कि इन इस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करोगे, हम तुमको बता दिए। किन किन बारे में डिस्कस करोगे, लेजिस्लेचर क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, जरूरत क्या है, तमाम तरीके की चीजें। अब मेन कंटेंट पे आते हैं। मेन कंटेंट हमारा ये पूरा पन्ना पे है, देखो ध्यान से। पहला चीज, हमें व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ठीक है ना, हमें संसद का जरूरत क्या है। तो फटाक से अब हम लोग इस टॉपिक पे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली देखो ना, आते हैं ना किताबी भाषा पे, क्या दिक्कत है। नॉर्मली बताओ संसद का क्या जरूरत है। अगर संसद नहीं रहेगी तो सिस्टम कैसा रहेगा, सोचो ध्यान से। अब संसद अगर नहीं रहेगी तो सिस्टम कैसा होगा। घरे में आपके पिताजी आपको एकदम जो है छोड़ुआ सांड की तरह, छोड़ुआ जो है एकदम छोड़ दें कि जाओ बेटा कोनो नियम कानून नहीं, तो बेटा तो एकदम उड़ेंगे, है ना, बेटी भी एकदम उड़ेंगी, अलगे भौकाल चला रहेगा, सिस्टम गड़बड़ होने लगेगा। एक नियंत्रण नहीं रहेगा, लॉ कानून नहीं रहेगा तो सिस्टम गड़बड़ होने लगेगा। देश में कुल आजाद हैं, ले भैया कोनो कोनो को मार रहे हैं, कोनो कोनो में पड़े हुए हैं, कोनो कोनो को ढूंढ रहे हैं। तुम सोचो ना, इतना सिस्टम तगड़ा होने के बाद, इतना प्रशासन तगड़ा होने के बाद, इतना न्यायपालिका कार्यपालिका सब तगड़ा होने के बाद कितना कांड हो रहा है। और आप सोच भी नहीं सकते अगर ये सब ना होता तो कितना कांड होता। तो पहले तो एक अंदर से ये आएगी क्या जरूरत है, लेकिन अब थोड़ा सा हम किताबी भाषा जो है, जो चीजें हैं उसके ऊपर आते हैं कि हमें संसद की जरूरत क्या है। तो सर्वप्रथम एक बात देखो यार, जब हम पार्लियामेंट का बात करते हैं, ठीक है ना, संसद का बात करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि संसद क्या है। संसद देखो बिल्डिंग है ना, देखो भाई बिल्डिंग ये है, कहाँ गई जी, संसद एक तो बिल्डिंग है ना, जहां पर आदमी लोग आते हैं बैठ करके। संसद का सिस्टम कैसा है, हम तुमको समझा दें। देखो यार कुछ नहीं है, संसद एक को नॉर्मल सा बिल्डिंग है। हम एक मिनट दीजिए, आप लोग मिटा दें, ठीक है। देखिए संसद एक ऐसी बिल्डिंग है गोला में, देखिए ध्यान से, ये क्या है, प्यारी सी बिल्डिंग है। बिल्डिंग का नाम है संसद भवन। अब ये जो संसद है ना, ये 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग है ऐसे और एक भाग है ऐसे, यानी कि इस संसद भवन में 2 ठो कमरा है। कठो कमरा है, 2 ठो कमरा है। एक है बिल्डिंग का नाम पार्लियामेंट। बिल्डिंग में एक कमरा है जिसका नाम रख दिया गया है राज्यसभा। क्या रख दिया गया है, बिल्डिंग का पहला कमरा का नाम राज्यसभा, यानी कि हाउस ऑफ काउंसिल। दूसरा नाम रख दिया गया है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। तो भैया पार्लियामेंट कुछ नहीं है, एक तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 2 कमरा है। कमरा नंबर 1 का नाम राज्यसभा, कमरा नंबर 2 का नाम लोकसभा। एक तो बिच्चे में इसमें सेंट्रल हॉल है, एक तो बिच्चे में क्या है, सेंट्रल हॉल है, जहां पर भाई अब दूसरे देश के कोनो आ गए, चीफ गेस्ट आ गए, तो यहीं पर सेंट्रल हॉल में बैठ करके मीटिंग वूटिंग हो जाता है, अपना बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर आकर के ठहर जाते हैं। अब तो नया वाला पार्लियामेंट बन ही रहा है, उसके ऊपर भी कभी चर्चा हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अगली चीज आते हैं, तो ये हमारा सिस्टम है। आपका जो संविधान लिखा गया था ना, यही सेंट्रल हॉल में बैठ करके लिखा गया था सब लोगों के द्वारा, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या है, एक तो बिल्डिंग है भैया जहां कानून बनता है। लेकिन हमारा धारणा ये है, उसके साथ साथ भाई साहब पार्लियामेंट खाली कानून बनाने वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस पार्लियामेंट में कानून बनता है, जरूरी नहीं। पार्लियामेंट में जो कानून बनता है, ये बात जो है पार्लियामेंट का एक तो काम है, समझिए ध्यान से। यानी कि इसका बस ये नहीं कि पार्लियामेंट का मतलब है कानून बनाना, नहीं।
कानून बनाना तो बस इसका एक तो काम है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए पहली लाइन जो है कि पार्लियामेंट इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, ये खाली एक लॉ बनाने वाला जो है संस्था थोड़ी ना है। जो कानून बनाने वाला बात है ये तो बस एक तो इसका फंक्शन ना है जी, बाकी फंक्शन की तरह। यानी कि पार्लियामेंट एक संस्था है जिसका एक काम है कानून नियम बनाना। अगली चीजें, ये जो संसद है बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सरकार को बनाने में, गवर्नेंस को मेंटेन करने में। पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसका एक केंद्र है जो है संसद को माना जाता है, पूरा का पूरा केंद्र है संसद को माना जाता है। काहे लिए माना जाता है? क्योंकि कुछ भी बात हो रहा है, देश में कुछ भी हो रहा है, बैठक जो, अच्छा बताओ सरकार चला कौन रहा है? यही लोग चला रहे हैं जो यहाँ पर एमएलए, एमपी, एमएलसी जो आप चुन करके भेजे हैं, ये लोग बैठ करके पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। मीटिंग होता है, सेशन चलता है, लोग बैठते हैं, मीटिंग होता है, लंबा लंबा देर तक जो है सेशन चलता रहता है। उस सेशन में बातचीत होता है कि नहीं भाई ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तब जाकर के देश बढ़िया से चलता है। समझ रहे हैं ना? तो पार्लियामेंट को ऐसा मत समझिए, मान लो कोई गलत नियम आ गया, पार्लियामेंट का भी बहुत तगड़ा खेल है। खाली ये नहीं कि बैठ करके बस कानून बनाते जा रहे हैं। मान लो एक कोई दूसरा कुछ गलत कानून, मतलब अच्छा उतना कानून सिस्टम में नहीं रहा, मान लो कोई कानून गलत सही आ गया कि नहीं भाई आज से जो होगा, मान लो कुछ भी कानून रख दिया गया, तो वहां पर दो सिस्टम है, एक है पक्ष वाले, एक है विपक्ष वाले। ठीक है, एक जो ओपोनेंट पार्टी है, जो ओपोजिशन में है, वो क्या करेगी? मान लो मोदी जी एक नया बिल लेकर के आते हैं, संसद में मीटिंग बैठा, सब लोग आए, चलो भैया मीटिंग वोटिंग है, आज एक नया बिल जो है पास होना है, मेजोरिटी पास कर देगी तो नियम कानून लागू हो जाएगा। अब मोदी जी की पार्टी है विपक्ष में, रूलिंग पार्टी है, और आपके कांग्रेस पार्टी के लोग हैं विपक्ष में जो है ओपोजिशन पार्टी है। अब मोदी जी एक नया जो है अपना लेकर के आते हैं कि ये नियम कानून हम आज से जो है लागू कर रहे हैं। अब यहां पर विपक्ष मैटर अपना रखेगी हमेशा, जैसे कि हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा जो है कुछ जाएंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा भी बोलेंगे, और गलत रहेगा तो गलत भी बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं गलत हो रहा है, आवाज उठाएंगे, ओपोज करेंगे, सवाल करेंगे उस चीज को। तब यहाँ पर सिस्टम इतना बढ़िया से चलेगा कि मोदी जी भी कुछ लाने का सोचेंगे ना तो बहुत अच्छा तरीके से सोचेंगे कि कोई सवाल उठाए तो हम जवाब दे पाए। पकड़ पा रहे हो? जवाब दे पाए, ऐसा नहीं कि आन के मन में कुछ भी ला देंगे, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी कैसा रह जाएगा। तो वो लोग कुछ लाएंगे तो सोच समझ के लाएंगे, और इधर दूसरे जो ओपोजिशन में रहेंगे वो फुल ट्राई करेंगे कि इनको गलत साबित कर दें। तो यहाँ पर जो डिबेट चलेगा पार्लियामेंट में ना, जो मैटर चलेगा, मीटिंग चलेगी, वहां से कोई भी नियम बन करके आएगा तो हमारे देश के हित में होगा। अगर हमारे देश के हित में नहीं होगा, अगर हमारे लोगों के हित में नहीं होगा तो वो फिर लागू भी नहीं होगा, है ना? फिर उसका ओपोजिशन जो है ओपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करता है। यहां पर खाली नियम नहीं बनाए जाते, बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि वॉकआउट्स। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग बोलते हैं कि यहां पर खाली नियम कानून बनाया जा रहा है। देखिए ध्यान से, यहां खाली बैठ के नियम कानून नहीं बनता है, आवाज डिबेट हो रहा है। सबसे पहले देखिए यहां पर लोग, पहला जो फोटो देख रहे हैं उसमें क्या है कि अगर कोई चीज गलत कर दिया तो लोग आवाज उठाते हैं। अरे भैया कुर्सी उर्सी फेंकौल हो जाता था पहले, है ना? देख कुर्सी चल रहा है, ऐसा 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 है। क्यों? सटीक चीजें नहीं होंगी, सब सहमत नहीं होंगे तो आवाज उठेगा। अगर बात नहीं रखा जाएगा तो वॉकआउट, यहाँ पर लोग बाहर चल जाएंगे, छोड़ छाड़ के सेशन को बिच्चे में छोड़ेंगे, उठ के चल देंगे, बाहर जाकर के प्रदर्शन करने लगेंगे कि देखो भाई हाई सरकार है ना, ये गलत गलत चीज ला रही है तुम्हारे लिए, सरकार बदलो, प्रोटेस्ट चालू कर देंगे। दूसरी चीजें क्या, बाहर जाएंगे, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे, प्रदर्शन चालू कर देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए बिचही में कैसे प्रदर्शन चल रहा है ना? प्रदर्शन स्टार्ट कर देंगे, एकदम उठा उठा के कुर्ता उर्ता निकाल के, भैया देखो प्रदर्शन चालू हो जाएगा। अगला चीज क्या है, कंसर्न। जरूरी नहीं है कि हमेशा ओपोज में ही रहें, ऐसा नहीं है कि ओपोजिशन हमेशा ओपोज में ही रहती है। अगर कुछ चीज बढ़िया होगा तो ओपोजिशन भी सहमत होंगे कि नहीं नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि विरोध भी है, मेल मिलाप भी है, चिंता कर भी रहे हैं, डिस्कशन भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है। आगे चल करके देखें तो कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है खखुआए हुए हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, इमोशनली भी जो है यहाँ पर अपना बात को रखते हैं लोग। तो पार्लियामेंट और कुछ भी अतरंगी चीजें होती रहती हैं जो हम अक्सर देखा करते हैं। यहाँ पर देखिए, मतलब ये एक पार्लियामेंट आप देखते हैं जहाँ पर लोग, देखिए ध्यान से देखिए, एक पार्लियामेंट आप ये देख रहे हैं, सब बैठा हुआ है भैया, नियम कानून बन रहा है।
अच्छे से, बिल्डिंग है अच्छी सी। और इसका दूसरा झलक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें और हो रही हैं, किस भाव से हो रही हैं। देखना है तनिक सा एक मिनट का कबो कबार करना, तनी देख लिया करिए कैसे सेशन चलता है, लोग कैसे आवाज आवाज उठाया करते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें भी होती रहती हैं, ठीक है। यूनानिमिटी होता है भाई, एकता होता है ना, एक साथ सब लोग हो सकता है किसी चीज पे आवाज उठाएं। अब मान लो अभी कोई विदेशी देश आक्रमण कर दिया, कोई बाहर का देश आक्रमण कर दिया, तब फिर ना कोई अपोजिशन लड़ेगा, ना कोई रूलिंग पार्टी, दोनों मिल करके बढ़िया से निष्कर्ष उठाएंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे करके पार्लियामेंट में सारी चीजें होती हैं। डेमोक्रेसी में बात करें तो लेजिस्लेचर जो है ना बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, जैसा कि आप बात समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव का अगर हम बात करें, अगर रिप्रेजेंटेटिव ना हो, ठीक है, एफिशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर ना हो तो डेमोक्रेसी फिर बेमजा हो जाएगा। डेमोक्रेसी को हम सोच भी नहीं सकते। ये क्या है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव ना हो, यानी कि आपका उम्मीदवार ना हो, प्रतिनिधि ना हो, आपके बात को रखने वाला ना हो और ऐसा सिस्टम ना हो, तो फिर डेमोक्रेसी को सोचा तक नहीं जा सकता। अगर लेजिस्लेचर इफेक्टिव और एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है तो उस चीज को हम लोग सोच भी नहीं सकते, मान तक नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेचर लोगों को भी मदद करती है ताकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मान लो कैसे, ये जो बात है इसको ध्यान समझिए। आप लोग मिल करके आप लोगों ने मान लो मोदी जी को चुन लिया, बनारस से मोदी जी को चुन लिया गया कि नहीं भाई हमारे तो प्रतिनिधि मोदी जी रहेंगे, यही नियम कानून बनाएंगे तो हम विश्वास करेंगे, मान लो। और दूसरे जगह से मान लो अखिलेश यादव जी को चुन लिया गया, तीसरे जगह से मायावती, मतलब देखो भाई माहौल अलग अलग है, लेकिन हम बस मानवता दे रहे हैं, नाम रख रहे हैं ताकि ये नाम आप लोग सुने हुए हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अखिलेश जी को ले लिया गया, मायावती जी को ले लिया गया, राहुल गांधी जी को ले लिया गया, ये लोग अलग अलग प्रतिनिधि हैं, ठीक है। अब ये लोग आ गए। अब ऐसा नहीं है कि लोग जीत गए तो फिर जनता से दोबारा जनता से मतलब नहीं रहेगा, अपना ही काम करने लगेंगे, नहीं, ये लोग आंसर देने के लिए हो जाएंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जाकर के जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो वहां पर क्वेश्चन किया जाता है कि भैया आपकी सरकार है, आपने किया क्या, यानी कि सबको जवाब देना पड़ता है, कोई मनमानी नहीं कर सकता, जवाबदेही वाला जो बात यहां पर आपको देखने को मिलता है। अगली चीज पे आते हैं। कैबिनेट में मेजोरिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो कैबिनेट है आपका, जो भैया नियम कानून बना रहे हैं, वहां पर मेजोरिटी वाली बात होती है, आपको ये पता ही है। अगला, लीडर को पार्लियामेंट में जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सवालों और जवाबों का सामना करना पड़ता है। देखिए एक स्पीकर बैठे हुए हैं, सेशन चलेगा, आप बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए। उन्होंने पक्ष रखा कि नहीं भाई जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो ये फिर बोलेंगे काहे नहीं लगना चाहिए, गलती क्या है। सुनो ध्यान से, मैटर कैसे, स्पीकर साहब हैं, चलिए भाई सेशन स्टार्ट करते हैं, वहां से मुद्दा उठा कि हमें आज टैक्स बढ़ा देना है। अगला को इधर विपक्ष, काहे टैक्स बढ़ाएंगे, बोले कि अरे आप अपने सरकार में टैक्स बढ़ाए थे, भुला गए, जीडीपी गिर रहा है, ये हो रहा है, ऐसे, मतलब कि एक कन्वर्सेशन होगा, आपको जवाबदेही बनना पड़ेगा, ठीक है ना, जवाब देना पड़ेगा, सटीक जवाब पे ही आप वहां पर टिक सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। ये जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एक बहुत ही बेहतरीन डेमोक्रेटिक और एक ओपन फोरम है डिबेट का, यानी कि यहाँ पे मतलब एक डेमोक्रेटिक तरीका है, मतलब कि आप एकदम खुला है आप बहस करने के लिए, डेमोक्रेटिक तरीका है और एकदम ओपन है, एकदम ओपन रिकॉग्नाइज्ड संस्था है ये, एकदम बिंदास होकर के अपनी बात रखिए। कुछ मैटर होता है ना तो सांसद लोग क्या करते हैं, अपने अपने एरिया का जाकर के संसद भवन में मैटर रखते हैं कि देखिए भाई ये सिचुएशन है तो इस पे कुछ कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अभी भारत में बेरोजगारी का माहौल है, तो हो सकता है कोई ये पहलू रख दे संसद भवन में जाकर के कि यार बेरोजगारी के लिए भी कुछ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बेरोजगारी के लिए भी कोई सिस्टम, कोई ऑथराइजेशन या फिर कोई ऐसा संस्था बना सकते हैं, कोई मंत्रालय बना सकते हैं, ऐसे करके कुछ कानून नियम बनाया जा सकता है ना। मतलब अलग अलग दुविधाओं को, अलग अलग सुविधा को करने के लिए, दुविधा को हटाने के लिए वहाँ पर बात रखा जा सकता है। पार्लियामेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया, क्योंकि ये सरकार बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। बना इसलिए सकता है कि पार्लियामेंट में जो बिल्डिंग है उसमें सीटें लगी होती हैं, कुर्सियां लगी होती हैं, सीट होता है, समझे ना। जिसकी सरकार का जितना ज़्यादा सीट होता है, मेजोरिटी में सीट होता है, यानी कि यहाँ पर हम बात करें, देखिए ध्यान से, ये जो है, अरे इसमें तो फोटो है ना, है फोटो, ये मैं आपको दिखा दें, देखिए ध्यान से, ये वाला फिगर आप देखिए, यहाँ पर सब लोग बैठा हुआ है,
हम पहले वाले पे चलते हैं। ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग, यहाँ पर कुर्सियां लगी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीट है, सरकार का अगर मेजॉरिटी वाले लोग इसमें रहेंगे तो सरकार रहेगी, इतने लोग बैठेंगे तो सरकार रहेगी, यानी कि मेजॉरिटी सीट रहेगा तो सरकार चलेगी। आज वहां के मेंबर रिजाइन कर दें, सरकार गिर जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि सरकार बनी रहेगी कि भंग हो जाएगी। बनी कब रहेगी? जब मेजॉरिटी में रहेगी, और भंग कब हो जाएगी? जब डिसमिस हो जाएगी। तो यहां पर हम साइड हटते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के। तो अभी तक के इतने लंबे लेक्चर में हम आपको क्या बताएं, लेजिस्लेचर का माहौल समझा दिए, फील करवा दिए, और पहला टॉपिक पे डिस्कशन हो गया कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। तो अगर तुमसे पूछे पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, तो जितना पॉइंट लिखे हैं ना, सब पे बात छेड़ देना, बात जाना किसी से कि देख भाई इतना चीज है इसलिए पार्लियामेंट जरूरी है। तो हम फिर से साइड हटते हैं, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना पढ़ा हुआ अब यहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र गुरु मिटाते हैं, और फिर अगला टॉपिक जो है हमारा उसको कवर करते हैं कि ठीक है, मान लिए चर्चा उठा था, देखो चर्चा उठा क्या, हमें पार्लियामेंट का जरूरत कहाँ है, ठीक है भाई, मान लिए इतना चीज आप बताएं। आपसे कोई आके पूछा, ए भैया बताओ पार्लियामेंट कहाँ जरूरी है, तुम तो बोले हम तो पढ़े हैं, हम तो बता देंगे। तुम इतना बात बता दिए, इतना लंबा चौड़ा बात बता दिए, फिर वो तुमसे अब दूसरा सवाल पूछेगा, अच्छा ठीक है, तब हमको ये बताओ कि पार्लियामेंट जरूरी है, हम मान गए। अब हमको तुम बताओ कि पार्लियामेंट में 2 ठो घर होना काहे जरूरी था, 1 ठो घर से काम नहीं चला। समझ पा रहे हैं कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी इसमें 2 घर काहे बना, 2 ठो हाउस काहे बना, 1 घर से काम नहीं चल सकता था। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि हमें 2 घर का जरूरत काहे है, 2 हाउस का जरूरत काहे है। तो फटाक से इसको नोट करिए। तो अभी तक हम लोग का जो तैयारी हुआ है, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका ये पूरा हो गया, ठीक है ना, पहला पेज। उसके बाद व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट वाला टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बात आपको कुछ कहा गया है, वो भी हम आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो इतनी चीजें दी गई हैं, यहाँ तक इस पे भी हम चर्चा करेंगे, और फिर हमारा जो नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज वाला, ठीक है ना। इसको खत्म करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग राज्यसभा वाले में बात करेंगे, है ना। चलिए तो फिर फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक मुद्दा क्लियर हो गया आपका, हमने चर्चा कर लिया कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, किस लिए है, ठीक है ना। आप लोग लिख लिए, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब हमको पता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आगे चल करके आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है आपकी किताब में। समय दिया था कि 28 फरवरी 2002 को, समझ रहे हैं ना, पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उन्होंने आवाज उठाई कि भैया हम जो है ना 50 किलो की यूरिया की बोरी पे, देखिए ये यूरिया की बोरी होती है जो कि छिड़काव खाद वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो ये 50 किलो की यूरिया की बोरी पे 2002 में क्या तारीख था, 28 फरवरी के दिन संसद में वो बात रखे कि 12 रुपए 50 किलो पे बढ़ाएंगे, और 5% जो है दाम बढ़ेगा कुछ फर्टिलाइजर वगैरह का, ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा उनका दाम बढ़ेगा। तो ये वो बात रखे, लेकिन ये जो भाई संसद में तो ये बात रख दिया गया, ठीक है ना, पार्लियामेंट में ये बात रख दिया गया कि चलिए भाई ये जो 50 किलो वाला यूरिया का बोरी है इस पे 12 रुपये बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, ओपोजिशन वाले भड़क गए, बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर आगे चल करके इसी चीज को वापस ले लिया जाता है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल दिया गया है कि यूरिया का दाम जिक्र किया कि नहीं भाई बढ़ा दो, लेकिन फिर वापस ले लिया गया। ये तो चलिए पुराना एग्जांपल था, हम आपको एकदम ताजा ताजा वाला एग्जांपल बताते हैं। अभी कृषि बिल निकला था, है ना, जिसको हम लोग फार्म बिल के कृषि कानून के, जो नया वाला कृषि कानून निकला था फार्म बिल के नाम से जानते हैं। तो अभी तो पहले तो संसद में इसको देखो भैया पास कर दिया गया, ठीक है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद फिर काफी लंबे समय तक संघर्ष चला, आंदोलन चला, ठीक है, लोग धरने प्रदर्शन में बैठे, ये हुआ वो हुआ। फिर एक समय आने के बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको जो है वापस ले लिया गया, है ना, संसद में इसको फिर वापस ले लिया गया, इसका जो है रिपील हो गया। तो फिर लोग अपना मतलब एक एग्जाम्पल है कि संसद में क्या होता है ना, कोई भी चीज पे डिस्कशन होगा, मुद्दा उठेगा, फिर कोई सटीक बढ़िया हो चाहे बेकार हो, उसके ऊपर अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत होकर के, डिस्कशन होकर के, डिबेट होकर के, एक सबके जनहित में जो है चीजें हम लिया करेंगे। अब
अगला जो हमारा चैप्टर आता है, अगला जो हमारा सॉरी टॉपिक आता है वो ये है कि हमारे पार्लियामेंट में हमें 2 हाउसेस की क्यों जरूरत है। अब पहले एक बात समझिए, ध्यान से बात को समझिए। अगर हम अपने पार्लियामेंट का बात करें तो स्ट्रक्चर हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। पार्लियामेंट कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बीच में एक सेंट्रल हॉल है और यही सेंट्रल हॉल बांट दिया गया है 2 ठो को। तो अब देखो ये जो जितना एरिया है ना, इस एरिया एक कमरा है और ई वाला जो एरिया है ना, ई एक ठो कमरा है। ठीक है, इस कमरे में कुर्सियां लगी हुई हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो एक कुर्सी लगा है ना किनारे किनारे, वैसे वैसे ये ऐसे ही कुर्सी इसमें जो है वो लगा हुआ है। अब एक कमरे का नाम क्या था, फटाफट से बोलिए, राज्यसभा। कमरे का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का नाम क्या था, लोकसभा। 2 ठो कमरा है भाई, इसी को बोलते हैं 2 हाउसेस। अंग्रेजी में पूछना चाहो तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाउस ऑफ काउंसिल या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। और है जो लोकसभा है इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 2 कमरे, कमरा नंबर 1 राज्यसभा, दूसरा वाला है लोकसभा। अब हमारा जो सवाल आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भैया हमें 2 ठो कमरा को कहाँ जरूरत है, 1 ठो से कहाँ नहीं काम चल गया। इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मान लीजिए ये पूरा का पूरा भारत है। ठीक है, भारत में सरकार है, सरकार में एक चीज होती है जिसका नाम क्या है, लेजिस्लेचर। ठीक है ना, आपको पता है, जो कि नियम कानून बनाती है। अब ये लेजिस्लेचर 2 जो है लेवल पर है, एक है सेंट्रल लेवल पर जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, और एक है स्टेट लेवल पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर। समझ रहे हैं बात को। यहां पर एक कंडीशन रख दी गई संविधान बनाने वाले लोगों ने कि हमारा जो भारत देश रहेगा, जो नेशनल लेवल पर जो हमारा लेजिस्लेचर रहेगा, नेशनल लेवल पर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट जो नेशनल लेवल पर लेजिस्लेचर रहेगा वहां पर 2 हाउसेस होना 100% जरूरी है, यानी कि मैंडेटरी है। पकड़ पा रहे हैं, संविधान लिखने वालों ने वहां पर लिख दिया है कि भारत का जो सेंट्रल लेवल पे जो नियम कानून बनाएगा वहां पर 2 घर होना जरूरी है। यानी कि 2 घर, यानी कि इसको हम बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बाई कैमरल। ठीक है, जहां एक घर होता है उसको बोलेंगे यूनिकैमरल और जहां 2 घर होता है उसको बोलते हैं बाई कैमरल। तो यहां पर बाई कैमरलिज्म है और यहां पर लिख करके गया है कि सेंट्रल लेवल पर 2 हाउस होगा और स्टेट लेवल पर वो स्टेट अपने से डिसाइड कर सकती है कि उसको यूनिकैमरल रहना है कि बाई कैमरल रहना है। मतलब कि सेंट्रल लेवल पर तो 2 ठो घर बनवाना ही है, 2 ठो घर रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्टेट लेवल पर जो है अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग जो है बात रख सकते हैं। इसको ध्यान से हम लोग इधर समझते हैं। हम बात कर रहे हैं हाउसेस का। सेंट्रल लेवल पे कौन है बताओ, सेंट्रल लेवल पर कौन नियम कानून बनाता है, नेशनल लेजिस्लेचर कौन हो गया आपका, पार्लियामेंट। ये सेंट्रल लेवल पर नियम कानून बनाता है। स्टेट लेवल पर कौन नियम कानून बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेवल पर बनाता है। अब हम पार्लियामेंट का बात कर लें तो हमारे पार्लियामेंट में 2 कमरे हैं। ठीक है, कितने कमरे हैं, कमरा नंबर 1 राज्यसभा, कमरा नंबर 2 लोकसभा। इस 2 कमरे वाले चीज को हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म या फिर बाई कैमरल, और एक कमरे को बोलते हैं यूनिकैमरल। तो जो पहला कमरा है वो है हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, दूसरा कमरा है लोकसभा। अब ध्यान से सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा नेशनल लेवल वाले को कहता है कि नहीं भाई 100% तुमको जरूरी है कि तुमको बाई कैमरल रहना पड़ेगा, यानी कि 2 घर रहना पड़ेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कह देता है कि राज्य जो है वो अपने से डिसाइड कर लेती है कि या उसे यूनिकैमरल रहना है या उसे बाई कैमरल रहना है। मतलब वो स्टेट डिसाइड कर सकती है। तो इसीलिए भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्य अपना डिसाइड कर लेते हैं। फिलहाल में हर जगह तो भैया यूनिकैमरल सिस्टम है, खाली 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका बाई कैमरलिज्म चलता है। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था लेकिन अब तो अलग हो गया है, तो जम्मू कश्मीर से हट गया सिस्टम। ठीक है ना, वहां पर ये हट गया है। अभी कहां कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है आपके, ठीक है, बिहार में है जहां पर बाई कैमरलिज्म है, ठीक है ना, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और तेलंगाना में है। ये 6 जगह जो है आपके बाई कैमरलिज्म है। अब
आगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो बड़े देश हैं, बड़े देश हमेशा बाई कैमरल होने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो बड़े देश होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहता है, जैसे हमारे इंडिया में देख लीजिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो बड़े देश अक्सर कोशिश करते हैं कि हम डेमोक्रेसी है तो बाई कैमरल रहे। बाई कैमरल से क्या फ़ायदा होगा, दो जो है सिस्टम से क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा कि हम हर सेक्शन के, समाज के हर एक सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, हर एक ज्योग्राफिकल रीजन से रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, हर एक कोने से रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं। सारे समाज में, सारे ज्योग्राफिकल एरिया से, सारे कोने से रिप्रेजेंटेटिव दिया जा सकता है। ये बाइकैमरलिज्म का जो है फायदा होता है बड़े देशों में। ये कुछ मतलब ये जो टॉपिक है ना, यही बाइकैमरलिज्म के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज इसका जो सबसे बड़ा है वो क्या है, इससे क्या होता है, जो सारा डिस्कशन, जो सारा बिल पार्लियामेंट में पास होने वाला है ना, वो 2 बार रिकंसिडर होता है। 2 बार रिकंसिडर होता है। कैसे, ध्यान से समझो। एक मान लो कि हम गए, ये हम हैं, ठीक है ना, ये हम हैं, हम गए बोले कि यार एक तो नियम कानून निकाल देते हैं कि जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनको, भाई ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है तो वो क्या करें कि सरकार जो है थोड़ा सा सबको, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 12th पास करें या 10th वगैरह पास करें, तो उनको एक तो सरकार स्पेशल टैबलेट वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह सबको बांटे। मान लो एक हम छोटा सा बात रख दी है, सबको बांटे। जरूरी नहीं है कि जो टॉपर लड़का है उसी को मिले, सबको मिले पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। मान लो हम ये बात रखते हैं, ठीक है ना, हम ये बात रखते हैं, तो हम ये बिल लेकर के गए संसद में, हम सांसद हैं मान लो, हम लेकर के गए राज्यसभा में, हम ये बात लोकसभा में किसी भी एक हाउस में हम बात रख दिए। तो यहाँ पर जब हम बात रख दिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर बैठे सभी सदस्य इस पर चर्चा करेंगे, सभी सदस्य इस पर चर्चा करेंगे कि चलो, तो यानी पहले बार चर्चा हो गई, एक बार चर्चा हो गई, लेकिन एक बार मान लो ठीक है मंजूरी मिल गई कि ठीक है भाई चलो, एक बार तो चर्चा हो गया, लेकिन यहीं से लागू नहीं हो जाएगा, फिर हमको दोबारा दूसरे हाउस में इस चीज को भेजना होगा, फिर दूसरे हाउस में भी इस पे बैठक चलेगी, डिस्कशन होगा, फिर जा करके इस चीज को पास किया जाएगा। यानी कि सिस्टम एक कमरे में पास होगा, फिर दूसरे में पास होगा, तब जा करके फाइनली लागू होता है। ये पूरा सिस्टम में इससे क्या हो रहा है, 2-2 बार चीजें जो है रिकॉग्नाइज हो जा रही है, और इसकी वजह से कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी गलत पॉलिसीज का लागू होना बहुत ही कम चांस होता है कि वो पास हो जाए। इसकी वजह से यहाँ पर डबल चेक जो है वो हो जा रहा है। तो देखो भाई कितना जरूरी है 2 हाउसेस होना। तो यही कारण है कि दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चर्चा हो गई। अब देखिए ध्यान से, एक बार फिर से हम आपको आपका किताब का दर्शन करवा दें। आपका जो है 1 मिनट बस हमको थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, यहाँ से लेकर के जैसे कि हम टॉपिक में डिस्कशन किए थे 100, 101, 102, 103 और 104 पूरा फुल्ली डिस्कस्ड हो गया है। इसका पूरा का पूरा निचोड़ हम आपको दे दिए हैं, ठीक है, पूरा का पूरा निचोड़। उसके बाद उसको बुक को टच करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा निचोड़ हम आपको दे दिए हैं। इसको साइड हो रहे हैं, इसको फटाक से थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है, साइड हो रहे हैं फटाफट से नोट कर लीजिए। देखिए वहां पर ये तो पहला पार्लियामेंट था, ये नया वाला बन रहा है, ठीक है ना, ये पुराना था वो नया वाला बन रहा है, उस पर भी कभी कभार हम चर्चा वर्चा कर लेंगे। तो ये पूरा सिस्टम था अभी तक का। इसके बाद यहां तक पूरा निचोड़ करके आपको दे दिए, रस एकदम पी जाइए। अब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नोट्स मिलेगा। अब देखिए जैसे नोट्स कहाँ है, इधर इधर कहीं है क्या, नोट्स 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 नोट्स। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर है, 1 मिनट, जैसे देखिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये आपको नोट्स मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा अभी तक का पूरा टॉपिक जो हम कवर करवाए हैं वो है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो अभी तक का जितना पढ़े वो एकदम डीप में A to Z क्लियर हो गया। अब कोई कुछ नहीं यहाँ से पूछ सकता, कुछ नहीं छूटा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका लेसन यहाँ पर खत्म होता है इस पहले पार्ट का। अब अगले पार्ट में हम लोग राज्यसभा लोकसभा स्टार्ट करेंगे, मतलब 3-4 सेशन में पूरा का पूरा चैप्टर ढंग से कंप्लीट कर देंगे। अब आपके पास 2 रास्ते हैं गुरु, समझो ध्यान से। आप बोलेंगे भैया बहुत लंबा लंबा जा रहा है, लंबा लंबा जाएगा क्योंकि बात एक एक चीज को कवर करेंगे। अगर आपको एक छोटे सीरीज में करना है तो घबराइएगा मत, इसका 1 शॉट वीडियो भी आएगा, ठीक है ना, इसका लेजिस्लेचर का 1 शॉट वीडियो का भी प्लेलिस्ट आएगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो हमारे आपको दोनों रास्ता दे दिए हम। अगर आपको एकदम गहराई में मजा लेकर के, आनंद लेकर के, स्वाद चख करके ना एकदम मजा लेकर के पढ़ना है, एनसीईआरटी एक्सप्रेस में सफर कर लो गुरु, मजा आ जाएगा।
और नहीं समय कम है, जल्दी जाना है, तो फिर ये तो भाई ट्रेन है, ये तो होले होले चलेगी, आनंद लेते हवा हवा लेते चलेंगे। अब भैया जल्दी जाना है तो फिर फ्लाइट पकड़ लो वन शॉट का फ्लाइट पकड़ के चले जाना। तो दोनों साधन आपको दे दिए हैं, मंजिल पर तो जाना जरूर है मित्र, साधन दोनों है, या तो ट्रेन में चलो छुक छुक करते मजा लेते चलो, या तो फिर प्लेन से उड़ के चले जाओ, दोनों रास्ता आपके पास है। तो बस ये था एनसीईआरटी एक्सप्रेस का पहला लेजिस्लेचर का वीडियो, ठीक है ना। किसका था? लेजिस्लेचर का। यहां पर आपको जो पहला वीडियो देखने को मिल गया, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोग 4 पेज को कवर कर लिए हैं। अगला वीडियो में आगे के पेजेस को कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एनसीईआरटी एक्सप्रेस में सफर करके आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अंत तक बने होंगे तो जरूर बता दीजिएगा कि भैया हम तो हैं सफर में, गाड़ी रुकने ना पाए, आगे तक मिलेंगे। तो बस मित्र, यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।